डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं क्लास 11th टर्म 2 ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ज्योग्राफी का जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है 14 जुलाई को, तो उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में डिस्कस करना है हमें। तो चलिए जल्दी से आप लोग भी जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से लेटेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जैक से रिलेटेड। तो चलिए ज्योग्राफी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखे। अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखे। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा? तो अरब सागर में गिरने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण नदियों के नाम कौन कौन से हैं? सिंधु नदी और नर्मदा। ठीक है, भारत की नर्मदा और ताप्ती। मतलब सिंधु नदी जो ब्रह्मपुर ये इसमें नेपाल और चाइना में बहती है, तिब्बत में। और भारत की अगर बात करें तो भारत की नर्मदा और ताप्ती जो भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, वो भी आपका अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर आगे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य। तो आकार के हिसाब से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आगे अपवाह तंत्र क्या है? तो अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। तो क्या है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था होती है अपवाह तंत्र। जैसे गंगा जो होती है, गंगा में बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? गंगा रिवर सिस्टम, मतलब गंगा अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगर क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाढ़ में डूबने वाली ऊंची जमीन को बांगर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बाढ़ का पानी जो हर साल आता है, तो जो एकदम बाढ़ के सामने है, ठीक है, जो उपजाऊ मैदान है उसको बांगर कहते हैं। जो डूबने वाली ऊंची जमीन होती है, और जो एकदम नीचे वाली जमीन होगी उसको क्या बोलेंगे? जो ज्यादा उपजाऊ होगा, खादर कहेंगे उसको। ठीक है, तो बांगर क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वहाँ हमेशा पुरानी जरूर होती है, और उसे बांगर मिट्टी कहते हैं जो कम उपजाऊ होती है। अभी मैंने बताया जैसे कि ज्यादा उपजाऊ जो होगा वो खादर कहलाएगा, और जो थोड़ा कम उपजाऊ होगा वो बांगर कहलाएगा। अगर इसको आपको फिगर के हिसाब से देखना है तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर ऊपर वाला एरिया यहाँ पर है, तो अगर यहाँ यहाँ बाढ़ का पानी अगर यहाँ पहुँच रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? खादर, और ये कहलाएगा बांगर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। देखिए ऐसे करके अगर बनेगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है, तो यहाँ पर जितने भी जो मिट्टी होगी वो क्या कहलाएगी? तो खादर कहलाएगी। और यहाँ पर एलुवियल सोल होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा? बांगर होगा। तो ये है बांगर और खादर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है? तो काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है इससे। तो भारत का अगर भारत के मुख्य भूमि, ठीक है, तो यहाँ से देख लें कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। मतलब अगर भारत की बात करें, अगर ऐसे भारत है तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और अगर इधर का बात करें तो यहाँ पर कन्याकुमारी है साउथ में, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर बात करें तो वेस्ट में गुजरात है, और इधर बात करें तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये है भारत का चौहद्दी। और अगर भारत की तो ये हुआ आपका। तो भारत को उत्तर दक्षिण में दो भागों में बांटती है। और सार्गेसु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्गेसु सागर क्या है? तो सार्गेसु सागर को अगर देखें तो सार्गेसु सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र जो जल विहीन होती है। ठीक है, जो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है? तो मध्य चारों प्रवाहित होने जलधाराओं का मध्य, मतलब अगर यहाँ पर अगर देख सकते हैं सार्गेसु सागर, इसके मध्य में चारों तरफ क्या होगा? तो जलधारा बहेगा। ठीक है, जलधारा बहेगा, और ये एरिया जो है काफ़ी शांत हो जाता है। ऐसे डोलड्रम की पेटी में जिस तरह से शांत होता है, उसी तरह से यहाँ पर ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। और यहाँ कहाँ पाया जाता है? तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच। ठीक है, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास। चलिए नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल संभर से आप क्या समझते हैं? तो जल संभर या द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, जहां वर्षा अथवा पिघलता बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को जलीय ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। जल की मात्रा पृथ्वी के 71% भाग को घेरे हुए है। उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो स्थल गोलार्ध है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो है वो जल गोलार्ध है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में 43% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 57% भाग पर जल है। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पर नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो जल की उपस्थिति है, और अगर आप स्पेस से देखेंगे तो ये नीला ही प्रतीत होगा, ठीक है। तो नीला प्रतीत होने के कारण ही इसको क्या बोला गया है कि नीला ग्रह कहा गया है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम क्या, इकोलॉजी क्या है? तो पारिस्थितिकी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी। तो देखिए सबसे पहले पारिस्थितिकों को किसने प्रयोग किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। और पारिस्थितिकों मतलब को आइकोस से बना हुआ, आइकोस, ठीक है, आइकोस से बना हुआ है पारिस्थितिकी। तो इसका आंसर होगा कि वह व्यवस्था जो प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से बनती है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, अथवा किसी एक क्षेत्र के भौतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों के बीच होने वाली अंतर संबंधता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब क्या है कि इसमें किसी स्थान विशेष में रहने वाले जीव और उनके बीच जो जीव और प्राणी के बीच जो अंतर संबंध है, जो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो इकोलॉजी का, ठीक है, इकोलॉजी का। और वही चीज़ अगर हो जाएगा कि मनुष्य और प्राणी के बीच जो सिस्टम तैयार होगा, एक साइकिल तैयार होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको कहेंगे हम लोग इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब ये पारितंत्र बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जैवमंडल क्या है? तो बायोस्फीयर, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर आपका मिलेगा ये जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ठीक है। जलमंडल, तो इसका फिगर जो है क्लास 6-7 का जो मैथ 7 का जो ज्योग्राफी उसमें बहुत अच्छा से बना है। अगर आप इस तरह लें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बायोस्फीयर ले लेंगे, ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका जलमंडल है, जलमंडल, और यहाँ पर आपका यहाँ है स्थल मंडल, और यहाँ पर है वायुमंडल, कहने का मतलब, ठीक है। तो जहाँ पर ये तीनों मिलेंगे उसको क्या बोला जाएगा? बायोस्फीयर, ठीक है। मतलब ये जैव मंडल, ठीक है। तो इसका अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा कि मानव, जीव जंतु तथा वनस्पतियाँ संयुक्त रूप से जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमें भांति भांति के भोजन के पदार्थ जैवमंडल के जीवों और पौधों से मिलते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा, मकानों और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का स्रोत भी जैवमंडल होता है। जैवमंडल के जीवों को समान रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्राणी जगत मतलब जीव जंतु, और वनस्पति जगत जैसे पेड़ पौधे मतलब फ्लोरा और फौना में, ठीक है, फ्लोरा और फौना में। तो पृथ्वी पर 10 लाख से भी अधिक जाति के जीव जंतु तथा 3 लाख से भी अधिक जाति के पेड़ पौधे जो हैं पाए जाते हैं। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के किन्हीं 5 महत्व लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। तो देख सकते हैं कि नदियों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और जो है वायुमंडल के नज़रिए से भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि नदी कृषि में सिंचाई कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। नदियाँ अनेक जल जीवों को आश्रय देती है। नदियाँ यातायात के लिए एक अच्छा साधन होती है, ठीक है। और नदियाँ से हमें पीने का पानी मिलता है, और नदियाँ मछली पालन के उपयोगी है जिससे कई रोजगार के प्राप्त होता है। उसके अलावा नदियों क्या है, तो इसमें आपको अगर है तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भी लाभ मिल सकता है, जिसके माध्यम से जो है बहुत तरह के कार्य किए जा सकते हैं इंडिया में, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट। उसके बाद आप डैम के बारे में बात करें तो डैम भी है। तो ये सभी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें। तो बांगर की अगर बात करें, पहले बांगर के देख लेते हैं। तो ये जो है पुराना जलोढ़ होता है, जबकि खादर क्या है? तो खादर नया जलोढ़ होता है। तो पूरा बांगर में जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जबकि खादर में बाढ़ का पानी जो है वो हमेशा हर वर्ष पहुंचता है। और परिणाम स्वरूप ये जो है बांगर जो है वो कम उपजाऊ होता है, जबकि खादर जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। तो यह पुराना जलोढ़ और अपेक्षाकृत उच्च भागों में पाया जाता है। इन मिट्टियों तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। और खादर का बात करें तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है जो नदी के बाढ़, दियारा तथा डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। इसके कण प्राय महीन होते हैं और इसमें जल धारण करने की क्षमता बांगर से अधिक होती है। और इसमें उपजाऊपन क्या होती है? तो बांगर से ज़्यादा होती है उपजाऊपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैलिनिटी ऑफ सी वाटर? मतलब समुद्री जल की लवणता से आपका क्या तात्पर्य? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओशियनोग्राफी से, ठीक है, ओशियनोग्राफी जो है आपका उससे। तो इसमें होगा कि वर्षा का जल हो या महासागरीय जल, सभी में क्या होते हैं? घुले हुए खनिज नमक की मात्रा पाई जाती है। लवणता या खारापन वह शब्द है जिसका व्यवहार समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा को परिभाषित करने में किया जाता है।
1 किग्रा समुद्र के जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा इसकी गणना की जाती है। मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम अगर समुद्र का जल लेंगे तो उसमें किस प्रकार से नमक की मात्रा घुल जाती है, अगर इसके बाद जो इसका गणना किया जाता है, इसका जो मापन किया जाता है, उसे ही कहा जाता है समुद्र जल की लवणता, ठीक है, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। तो 1 किलोग्राम समुद्री जल में औसतन 35 ग्राम नमक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? अगर 1 किलो हम लोग अगर जल लेंगे समुद्री जल, तो उसमें 35 ग्राम जो है नमक पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोम क्या है, मतलब जीवोम, ठीक है। तो जीवोम की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो इसमें देखेंगे बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय होता है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे नीचे अगर बोल सकते हैं, ठीक है, जैवमंडल नीचे अगर आप बोलेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकुलर जो एरिया होती है ना, जैसे सवाना, फिर अब वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, तो जहाँ जहाँ जिस प्रकार की जो है प्रजाति पाई जाती है, ठीक है, जिस अक्षांश और देशांतर में जिस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, उसी को उस क्षेत्र का क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है। जैसे सवाना है, तो इस प्रकार के बायोम होते हैं। तो संसार के अगर कुछ प्रमुख बायोम की बात करें तो टुंड्रा बायोम है, मरुस्थलीय बायोम है, वन बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम, उसके बाद है आपका सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसके असंतुलन को रोकने के लिए उपायों पर चर्चा करें। तो आंसर होगा कि किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय या परस्पर गतिज साम्यता की अवस्था की ही पारिस्थितिकी संतुलन है। मतलब आप इकोलॉजी के साथ किस प्रकार के एडेप्टेशन करते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी संतुलन, ठीक है। तो पारिस्थितिकी इनबैलेंस होगा। आगे यह तभी संभव जब जीवधारी की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी रहेगी। उसके बाद है पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के उपाय। तो वृक्षारोपण आपको लगातार करना होगा, ठीक है, और निर्वनीकरण को प्रतिबंध करना चाहिए। मतलब क्या है कि आप डिफॉरेस्टेशन जो है वन उन्मूलन को थोड़ा कम करना होगा, और कृषि में जो है वो उर्वरक का थोड़ा कम प्रयोग करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन का, ताकि थोड़ा सा आपका जलीय जीवों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। आगे है स्थानांतरित कृषि को बंद करना होगा। अब स्थानांतरित कृषि से क्या लाभ क्या होता है? तो इसमें क्या करता है किसान, कुछ समय तक खेती बाड़ी किया, उसके बाद अगर वहाँ पर उसका उपजाऊपन कम हो गया तो वहाँ से फिर दूसरे जगह गया। तो इस प्रकार से लगातार वो लोग क्या करता है, पेड़ पौधा काटते रहता है, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि जो झूम खेती होता है, इसको बंद करना होगा, झूम कल्टीवेशन को। आगे वन्य शिकार, पशुओं के शिकार पर इसको रोक लगाना होगा, और फिर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना होगा। क्योंकि देखिए अगर जनसंख्या आपका पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करने से भूमि पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं महानगरों में जो है आजकल वर्टिकल भवन बनाए जा रहे हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में तो आपका जमीन बचेगा ही नहीं। तो इसके वजह से महानगरों में क्या किया जा रहा है, तो लगातार वर्टिकल बन रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या भी हो रहा है। क्योंकि आप जैसे जैसे क्षोभमंडल की तरफ बढ़ेंगे तो हवा जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते कुछ और जो है देख सकते हैं बाढ़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा घर वगैरह गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रमुख भौतिक विभाग के नाम लिखो और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसको देखें तो भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप लोग जरूर मैप बना दीजिएगा। मैप इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आप अगर इसमें मैप बना देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको 5 से अगर जितना भी नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो अगर मैप को ड्रॉ करके अगर हम लोग देखें तो यहाँ से मैप को इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ मैप का। तो यहाँ से अगर आप मैप बनाएं ऐसे करके तो ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। और मान के चलिए ऐसे बना आपका मैप, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एक सेकेंड, हाँ, सॉरी, थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ इसका। तो अगर यहाँ से आप अगर इसको देखें तो इसको दे सकते हैं कि आप उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर, ठीक है, मरुस्थल दे सकते हैं। उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद आप दे सकते हैं इधर तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान जो कोस्टल प्लेन है। और उसके बाद आप देख सकते हैं द्वीप समूह, यहाँ पर द्वीप समूह। तो इस प्रकार से आप अगर बना लेंगे फिगर तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। फिगर आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर फिजियोग्राफी डिवीजन पूछा जाता है। चलिए अगर इसको वर्णन करने की बात किया जाए तो वर्णन हम लोग इस प्रकार करेंगे। तो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की रचना जो है तब कैम्ब्रियन युग में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि भारत जो है, भारत मतलब भारत क्या, तो वर्ल्ड में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर अभी भी वो उत्थान की अवस्था में है। तो भारत कहाँ से लगा हुआ था? भारत पहले गोंडवाना लैंड का भाग था, और गोंडवाना लैंड में ये अफ्रीका के पूर्वी भाग से रिलेटेड था। पूर्वी भाग अफ्रीका का पूर्वी और दक्षिणी भाग से ये जुड़ा हुआ था, इसका प्रायद्वीपीय भारत था। जो मेज की आकृति वाला प्रायद्वीपीय भारत आज अभी देख रहे हैं वो पहले विषुवत रेखा के नीचे हुआ करता था। लेकिन देखिए पृथ्वी के जो है मूवमेंट की वजह से, ठीक है, और लगातार जो है
वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, चाहे तो वॉल्केनोज हो गया, या तो फिर आप अर्थक्वेक को लीजिए, या अर्थ का मूवमेंट जो होता है, प्लेटों के टकराने से जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से आज जो है भारत जो है कहाँ चल गया, तो विषुवत रेखा के ऊपर में आ गया। ठीक है, तो अगर इसका प्रायद्वीपीय भारत का ही हम लोग विस्तार कर लेते हैं इसमें, तो ये कुछ विद्वानों की धारणा की उत्खंड ह्रोष्ट, जिसका उत्थान समुद्र से हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत का उत्थान, दक्षिण में अन्नामलाई पर्वतमाला का एक उत्थान विंध्य महायुग में हुआ है। इस भाग में एक लंबे समय तक भूगर्भिक हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कुछ भागों में धरातल पर भ्रंश पड़ने के कारण धंसाव के प्रमाण मिलते हैं। हिमालय के निर्माण के पश्चात पठार के उत्तर पश्चिमी भाग के धंसने के कारण अरब सागर का निर्माण प्लेओसिन युग में हुआ है। इस पठार को विशाल गोंडवाना भूमि का भाग माना जाता है, जिसका कुछ भाग अब भी उत्तरी मैदान के नीचे छिपा हुआ है। ठीक है, और आगे का बात करें तो हिमालय के उत्थान के समय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत रूप से ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, जिससे दक्कन लावा मतलब दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। पठार के पश्चिमी भाग में निमज्जन, ठीक है, सबमर्जेंस और इमरजेंस जो होता है, निमज्जन से पश्चिमी घाट ऊपर उभरे हैं, और दूसरी तरफ पूर्वी घाट जो है शांत रहे हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या, व्हाट इज सॉइल इरोजन, राइट द प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जाता है। तो मृदा की ऊपरी परत को बाह्य साधनों द्वारा हटाया जाना, मतलब आप देख सकते हैं कि जल के द्वारा या वायु के द्वारा या वेदरिंग अगर हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, तो इस प्रकार से अगर अगर मिट्टी अगर मान के चलिए मिट्टी जो है यहाँ पर है, ठीक है, मृदा यहाँ है, और अगर नदी ऊपर से आ रही है, काट कर गाद ले आती है, चाहे तो कोई टीला है, ठीक है, कोई टीला है, और उसमें अगर कोई हवा जो है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ से मिट्टी उठाकर फिर यहाँ पर जमा कर दिया, तो ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये आपका इरोजन कहलाएगा। ठीक है, अपरदन। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो मृदा अपरदन का प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया होगा, जैसे कि बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान हो गया, और देश के अन्य कई भाग। प्लस आप अगर देख सकते हैं कोस्टल प्लेन में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इन भागों में अपरदन के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पर वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, चारागाह, ठीक है, लगातार जो है पशुओं के लिए चारागाह का उपयोग किया जा रहा है, और वनोन्मूलन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अवैज्ञानिक अपवाह प्रक्रियाएं तथा भूमि का अनुचित उपयोग आदि। इस क्षेत्र में मृदा संरक्षण के निम्न उपाय किया जा सकता है, जैसे वृक्षारोपण करनी चाहिए, समुच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए, फिर सीढ़ीदार खेत बनाने तथा खेतों पर मेड़बंदी करनी चाहिए, ताकि पानी जो है वो थोड़ा सा रुके और इसमें कोई नुकसान ना हो, और पशुओं को निश्चित चारागाह में वृद्धि करनी चाहिए, जैसे कोई पार्टिकुलर एरिया बता देना चाहिए, और उस पर ही लगातार पशुओं को चराई करना चाहिए। या तो फिर आप देख सकते हैं कृत्रिम घास लगा सकते हैं आप, ठीक है, घास को भी लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो इसका बात करें तो उत्तर भारत ये नदी उत्तरी भारत नदियों के महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है। तो अगर पक्ष का बात करें तो जल प्रवाह का स्वरूप है सबसे इम्पोर्टेंट, फिर जल ग्रहण क्षेत्र, जो जल ग्रहण क्षेत्र ज़्यादा होता है, अपरदन काफ़ी ज़्यादा करता है, उसके बाद है मार्ग का स्वरूप और अन्य लवण। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें हिमालय नदियाँ की, तो हिमालय नदियाँ की अगर बात करें तो ये नदियाँ क्या है, सदा नीरा है, ठीक है, और हिम के पिघले जल से वर्षा जल पर निर्भर होती है। फिर ये जो है वो साल भर वर्षादायिनी नदियाँ कहा जा सकता है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो मौसमी नदियाँ होती है। हिमालयी नदियाँ जो होती है वो कभी सूखती नहीं है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वर्ष भर वो जो लगातार आच्छादित नहीं रहती है, तो इसके चलते वो सूख जाती है, और इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में जो है ना वो अचानक जलस्तर में वृद्धि होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो विशाल द्रोणियाँ हैं, हिमालय नदियाँ की विशाल द्रोणियाँ हैं, और तीव्र अपरदन के कारण हिमालय में गहरी घाटियाँ और महाखंड मतलब गोर्ज गोर्ज या कैनियन बना हुआ है। फिर विशाल मैदानों में मोड़दार तथा मार्ग का परिवर्तन है, और भी आकार की घाटियाँ उच्च जलप्रपात व विशाल डेल्टा पर पाई जाती हैं। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ अगर देखें तो क्या है यहाँ पर, तो ऋतुनिष्ठ केवल वर्षा जो है जल पर निर्भर होती है। फिर इसकी जो द्रोणियाँ जो है मतलब जल ग्रहण इसका क्षेत्र जो है वो थोड़ा कम है, और कम अपरदन के कारण उथली आधार पर तल प्राप्तियाँ होती हैं, और ये जो नदियाँ होती हैं वो थोड़ी प्रौढ़ावस्था में, ठीक है, लेकिन हिमालय की नदियाँ जो है युवावस्था में, क्योंकि हिमालय की नदियाँ किस प्रकार से बहती है, तो हिमालय की नदियों की अगर बात करें तो ये ढाल से बहती है, ठीक है, लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये ढाल पर नहीं बहती है दोस्तों, इसी के चलते इन्हें प्रौढ़ावस्था के आसपास कहा जाता है। फिर है कि कम अपरदन के कारण उथली और आधार तल प्राप्त घाटियाँ हैं, और सीधा और रेखीय मार्ग कहा जाता है, सीधा और रेखीय मार्ग है, और आगे उथली घाटियाँ छोटे जलप्रपात और डेल्टा और ज्वारनद, ठीक है, ज्वारनद एस्चुरी जिसको बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां दिया है, कोरोमंडल तट दिया है, चिल्का झील, लक्षद्वीप और अंडमान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैप सेक्शन आप लोग जरूर कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि मैप से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ पर। तो अगर इसको देखें, एक नर्मदा और तापी, ठीक है, तो नर्मदा और तापी कहाँ है, तो नर्मदा यहाँ से और तापी यहाँ से, जो है ना रिफ्ट वैली, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में गिरती है, यहाँ पर अरब सागर में, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें कोरोमंडल तट का, तो कोरोमंडल तट आपका यहाँ पर कहलाता है, कोरोमंडल तट। फिर आपका चिल्का झील, तो चिल्का झील जो है यहाँ पर है, ठीक है, ग नंबर चिल्का झील उड़ीसा में यहाँ पर। उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का बात करें तो यहाँ पर घ नंबर यहाँ पर है, भारत के दक्षिण पश्चिम में। और लक्षद्वीप में अरब सागर के आसपास, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी के आसपास है, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जल्द से जल्द मैं फिर से और थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा आप सभी के लिए कल तक। तो इसी तरह से चैनल पर आप लोग बने रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का टर्म 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 तारीख, जो 14 जुलाई है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।